फिटनेस की दुनिया में वे प्रोटीन को किसी जादुई पाउडर से कम नहीं माना जाता। हम सब ने हेल्थ स्टोर्स में इसके बड़े बड़े डिब्बे देखे हैं, लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ दूध से बना एक साधारण पाउडर है? आज के इस बेहद रोचक विश्लेषण में हम इसके बनने की कहानी से लेकर इसके पीछे छिपे कुछ ऐसे चौंकाने वाले मेडिकल तथ्यों को उजागर करने वाले हैं जो अक्सर इन डिब्बों पर कहीं नहीं लिखे होते। सच मानिए, ये जानकारी फिटनेस और स्वास्थ्य को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। पहला, हम देखेंगे कि डेयरी से पाउडर तक का सफर कैसा होता है। दूसरा, कोल्ड और केमिकल फिल्ट्रेशन के बीच का असली फर्क क्या है। तीसरा, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट या हाइड्रोलाइजेट में से किसका चुनाव किया जाए। चौथा, वे और मुहासों का आपस में क्या कनेक्शन है। और पांचवा, दवाओं के साथ इसके वो छिपे हुए इंटरैक्शन जिनके बारे में बात ही नहीं होती। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, डेयरी से पाउडर तक। आखिर ये बनता कैसे है? जब हम गाय के दूध की बात करते हैं तो उसमें मौजूद प्रोटीन को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसे ऐसे समझिए, दूध का 80% हिस्सा कैसीन प्रोटीन होता है। ये वही हिस्सा है जो दूध को गाढ़ा बनाता है और जिससे पनीर बनता है। अब जो बाकी बचा सिर्फ 20% हिस्सा है ना, वही हमारा लिक्विड वे होता है। अब यहाँ ये 9 का आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। सुनकर हैरानी होती है कि सिर्फ 1 पाउंड पनीर बनाने के लिए लगभग 9 पाउंड लिक्विड वे निकलता है। मतलब ये डेयरी इंडस्ट्री का एक बहुत ही विशाल बाई प्रोडक्ट है, और इसी भारी मात्रा ने इस बचे हुए तरल को आज दुनिया भर में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत बना दिया है। इस लिक्विड से पाउडर बनने की प्रक्रिया भी किसी विज्ञान के चमत्कार से कम नहीं है। कहानी शुरू होती है डेयरी फार्म से, जहां दूध को इकट्ठा करके पाश्चुरीकृत किया जाता है। फिर इसमें एंजाइम डालकर दूध को फाड़ा जाता है। यहां ठोस हिस्सा तो पनीर बनने के लिए अलग हो जाता है, और जो पीलापन लिए हुए तरल बचता है वही वे है। इसके बाद इस तरल को बहुत ही बारीक फिल्टर से गुजारा जाता है ताकि फैट और लैक्टोज को निकाला जा सके, और अंत में एक विशाल स्प्रे ड्रायर का उपयोग करके इसकी सारी नमी को उड़ा दिया जाता है। बस हमारा लिक्विड वे उस जाने पहचाने बारीक पाउडर में बदल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सबसे अहम सवाल पर, कोल्ड बनाम केमिकल फिल्ट्रेशन, क्योंकि पाउडर कैसे छाना गया ये बहुत मायने रखता है। बाजार में मुख्य रूप से फिल्ट्रेशन के 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला है क्रॉस फ्लो माइक्रोफिल्ट्रेशन या CFM, जो एक बेहद उन्नत और ठंडी भौतिक प्रक्रिया है। इसमें बारीक सिरेमिक फिल्टर का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल एक हाईटेक छलनी की तरह। और दूसरी तरफ है आयन एक्सचेंज। ये एक पुराना रासायनिक तरीका है जहां रसायनों का इस्तेमाल करके pH लेवल को बदला जाता है, जिससे प्रोटीन के अणुओं पर इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा हो और वे अलग हो जाएं। अब इन दोनों तरीकों का हमारे शरीर पर बहुत अलग असर पड़ता है। क्रॉस फ्लो माइक्रोफिल्ट्रेशन ठंडे माहौल में होता है, इसलिए ये प्रोटीन के प्राकृतिक आकार को बिगड़ने नहीं देता। और सबसे अच्छी बात, ये GMPs जैसे उन नाजुक तत्वों को बचाए रखता है जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। लेकिन आयन एक्सचेंज के साथ कहानी उल्टी है। ये तरीका सस्ता जरूर है और प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ा देता है, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले कठोर एसिड प्रोटीन के कुछ अहम हिस्सों को ही नष्ट कर देते हैं। यानी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले वो जरूरी तत्व इसमें खत्म हो जाते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर। डिब्बा खरीदते समय सबसे बड़ी उलझन यही होती है, कॉन्सेंट्रेट लें, आइसोलेट या हाइड्रोलाइजेट। ये टेबल इस उलझन को बिल्कुल साफ कर देती है। सबसे पहले है कॉन्सेंट्रेट। ये सबसे कम प्रोसेस्ड होता है। इसमें 70 से 80% प्रोटीन होता है, पर इसमें फैट और लैक्टोज भी बचा रहता है। सामान्य फिटनेस के लिए ये एकदम बढ़िया है। दूसरा है आइसोलेट। ये काफ़ी रिफाइंड है। इसमें 90% से ज़्यादा प्रोटीन और ना के बराबर लैक्टोज होता है। अगर वज़न कम करना हो या दूध पचने में दिक्कत हो तो ये बेहतरीन है। और आखिरी में हाइड्रोलाइजेट, जिसे एंजाइम की मदद से पहले ही आंशिक रूप से पचा दिया जाता है। ये शरीर में सबसे तेजी से घुलता है, लेकिन ये सबसे महंगा होता है और स्वाद में थोड़ा कड़वा भी लग सकता है। तो इसका सीधा सा व्यवहारिक निष्कर्ष क्या निकला? असल में कोई भी वे अपने आप में सबसे अच्छा या सबसे खराब नहीं होता। ये पूरी तरह से 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। हमें कितनी शुद्धता चाहिए, हमारा शरीर लैक्टोज को कितनी आसानी से पचा सकता है, और हम कितना पैसा खर्च करने को तैयार हैं। बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही संतुलन ढूंढना होता है। अब रुख करते हैं चौथे और थोड़े चौंकाने वाले विषय की तरफ,
वैश और मुहासों का आपस में क्या संबंध है? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब वे प्रोटीन शरीर के अंदर जाता है तो एक तेज़ हार्मोनल प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। ये पाउडर सिर्फ हमारी मांसपेशियों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये हमारे खून में इंसुलिन और IGF-1 यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के स्तर को एकदम से उछाल देता है। ये हार्मोनल स्पाइक हमारे पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म बन जाता है। इस पूरी चेन रिएक्शन को ऐसे समझा जा सकता है, जैसे ही IGF-1 और इंसुलिन का स्तर बढ़ता है, हमारी त्वचा की ग्रंथियां पागल सी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा तेल या सीबम बनाने लगती हैं। साथ ही त्वचा की कोशिकाएं इतनी तेजी से बढ़ने लगती हैं कि रोम छिद्र पूरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं और नतीजा सीने, पीठ और चेहरे पर वो दर्दनाक और जिद्दी सिस्टिक मुहासे निकल आते हैं। कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब तक वे प्रोटीन लेना बंद न किया जाए, कोई भी दवा इन मुहासों पर काम ही नहीं करती। और अब आते हैं हमारे पांचवें और शायद सबसे गंभीर हिस्से पर, दवाओं के साथ वे के वो इंटरैक्शन जिनके बारे में हमें कोई नहीं बताता। सबसे पहले उदाहरण लेते हैं पार्किंसंस रोग की एक बहुत अहम दवा लेवोडोपा का। इस दवा को अपना काम करने के लिए दिमाग तक पहुंचना होता है, लेकिन दिक्कत यह है कि वे प्रोटीन में मौजूद ढेर सारे अमीनो एसिड्स भी दिमाग तक जाने के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। जब दवा और वे दोनों एक साथ शरीर में जाते हैं तो ये अमीनो एसिड्स दवा को रास्ते में ही पछाड़ देते हैं। नतीजतन दवा दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाती, उसका असर खत्म हो जाता है और बीमारी के लक्षण वापस आने लगते हैं। एंटीबायोटिक्स के साथ भी एक बहुत बड़ा खतरा जुड़ा है, क्योंकि वे दूध से बनता है, इसमें नेचुरली कैल्शियम होता है। ये कैल्शियम हमारे पेट में जाकर एक प्रक्रिया करता है जिसे केलेशन कहते हैं। इसमें होता यह है कि कैल्शियम एंटीबायोटिक्स के साथ बुरी तरह चिपककर एक ऐसा कड़क और अघुलनशील ढांचा बना लेता है जिसे हमारा शरीर सोख ही नहीं पाता। यानी दवा पेट में तो जाती है, लेकिन बिना कोई फायदा पहुंचाए सीधे बाहर निकल जाती है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है समय का सही गैप। इन दवाओं के साथ वे लेने के कुछ सख्त नियम हैं। अगर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो वे या तो 2 घंटे पहले लें या 4 घंटे बाद। क्यूनुलोन दवाएं कम से कम 1 घंटे के गैप पर लेनी चाहिए। लीवोडोपा के लिए ये गैप 1 से 2 घंटे का होना चाहिए। और अगर हड्डियों की दवा बिसफॉस्फोनेट्स ले रहे हैं तो इसे वे से कम आधा या 1 घंटा पहले लेना जरूरी है। सिर्फ ये छोटा सा टाइम मैनेजमेंट ही दवा को बेअसर होने से बचा सकता है। यही कारण है कि मेडिकल एक्सपर्ट्स एक बहुत ही सीधी और सख्त हिदायत देते हैं। दवाइयों को कभी भी दूध, प्रोटीन शेक या किसी भी तरह की स्मूदी के साथ नहीं खाना चाहिए। किसी भी दवा को लेने का सबसे सुरक्षित और सही तरीका सिर्फ और सिर्फ सादा पानी है, ताकि शरीर उस दवा को बिना किसी रुकावट के पूरी तरह से सोख सके। आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। बेशक वे प्रोटीन फिटनेस के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, लेकिन जो विज्ञान हमने अभी देखा वो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या एक झटपट बनने वाले प्रोटीन शेक की सुविधा उन जिद्दी मुहासों या जीवन रक्षक दवाओं के फेल होने जैसे जोखिमों से ज्यादा कीमती है? अगली बार जब भी कोई प्रोटीन शेक बनाएं तो उसके पीछे के इस पूरे विज्ञान को जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि सही जानकारी ही हमारी सेहत का सबसे बड़ा आधार है।